सर पी वाई और पी जेड से पाई बॉन्ड कैसे बनाता है? पी एक्स से बनाता है। तो दोनों का एक्सिस तो अलग अलग है ना? एक्सिस अलग अलग नहीं है। मान लो जैसे एक मिनट, मान लो एक अजम्पशन लेते हैं, ऑल्दो आज हम लोग इस चीज को डिस्कस करेंगे भी। मान लो हम लोग एक अजम्पशन लिए कि पी एक्स वाला पार्ट किसी एक एटम का हम लोगों का एग्जिस्ट कर रहा है और वो सिग्मा बॉन्ड बना लिया किसी दूसरे एटम के पी एक्स के साथ, क्योंकि हेड ऑन ओवरलैप होना है। तो जो पी ऑर्बिटल वाला पार्ट पी वाई हुआ, वो दोनों के दोनों वाई एक्सिस के डायरेक्शन में एग्जिस्ट करेंगे, दोनों पैरेलल रहेंगे। ये पार्ट नीचे वाले पार्ट के साथ ओवरलैप करेगा, ये पार्ट ऊपर वाले पार्ट के साथ ओवरलैप करेगा। पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। अगर जेड होता तो जेड मान लेते हैं कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ से जेड वाला पार्ट जेड डायरेक्शन में, इसी के पैरेलल में दूसरे एटम का भी जेड होगा। ये लोब इसके साथ ओवरलैप किया, पीछे वाला लोब पीछे वाले के साथ ओवरलैप किया। और कोई डाउट किसी को बुकलेट 1 में? तो बताओ, बोलो भाई जल्दी। बुकलेट 1 में अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। पीरियोडिक टेबल वाला मिल गया डाउट बोलो सर। एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 70। अरे एक्सरसाइज 2 मत बोल, मेरे पास यहाँ बुकलेट नहीं है, क्वेश्चन बोल। अच्छा, an element X on emitting an alpha A particle हाँ, to change its group number in the periodic table. The element is एक सेकंड क्या बोला, आवाज ही नहीं क्लियर आया। एक एलिमेंट है एक्स जो अल्फा पार्टिकल एमिट कर रहा है, ठीक है, उसके बाद do not change its group number in the periodic table. ठीक है, तो उसके आगे The element is द एलिमेंट इज। तो जैसे अल्फा पार्टिकल का क्या मतलब सुन रखा है? हीलियम वाले पार्ट को अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, बेसिकली हीलियम 2 प्लस वाले पार्ट को। तो yes sir. एटॉमिक नंबर 2 है, मास नंबर 4 है। इसका मतलब अगर कोई एक एलिमेंट एक्स अपने में से अल्फा पार्टिकल एमिट कराएगा, एमिट कराने का मतलब अल्फा पार्टिकल के बराबर का कुछ एक सर्टेन अमाउंट बाहर निकालेगा, तो इसका मतलब हम लोग आराम से उस एक्स पार्टिकल में से दो एटॉमिक मास कम, दो एटॉमिक नंबर कम कर रहे हैं और 4 एटॉमिक मास कम कर रहे हैं। तो मान लेते जैसे यहाँ पे मास नंबर हम लोग का 100 था और एटॉमिक नंबर 50 था, तो यहाँ पे 48 और यहाँ पे 96 हो जाएगा। इस चीज को हम लोग न्यूक्लियर फिजन भी बोलते हैं। ये क्लास 12 के फिजिक्स में आएगा। फिजिक्स में इस चीज का डिस्कशन है, क्योंकि जब इस तरह का फिजन या फ्यूजन होता है तो उस टाइम पे काफी एनर्जी लिबरेट होता है। उस एनर्जी का कैलकुलेशन क्लास 12 के सबसे लास्ट टॉपिक में मॉडर्न फिजिक्स वाले पार्ट में डिस्कस करना होता है हम लोगों को। इस चीज को हम लोग, जहाँ पे चीजें डिसोसिएट हो रही है, यहाँ पे हम लोग वर्ड फ्यूजन यूज करेंगे, और जब दो चीज एसोसिएट होगा तो वहां पे हम लोग फ्यूजन वर्ड यूज करते हैं। तो जब कोई पार्टिकल हम लोगों का एटॉमिक नंबर चेंज कर लिया तो एटॉमिक नंबर 2 घटा, इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट भी 2 डिक्रीज करेगा। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कर रहा है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चेंज होगा, और अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चेंज हुआ तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चेंज होने से ग्रुप नंबर तो चेंज होता ही होता है, ये बिल्कुल फिक्स है। ये पार्ट चेंज एनी हाउ होगा, लेकिन सवाल में मेंशन कर रहा है कि ग्रुप नंबर चेंज नहीं हो रहा। तो जितने भी हम लोग के एलिमेंट्स हैं उसमें केवल एक ही ब्लॉक है जिसका ग्रुप नंबर फिक्स होता है, ग्रुप नंबर 3। तो इस केस में एफ ब्लॉक के जितने एलिमेंट सब ग्रुप नंबर 3 में है। तो एफ ब्लॉक में ध्यान रखना, जो पहला और दूसरा एलिमेंट है वो चीज हम लोग नहीं ले सकते। अगर पहला एलिमेंट लेके चलेंगे तो एटॉमिक नंबर 2 यूनिट कम होगा, एफ ब्लॉक छोड़ करके हम लोग कहीं और चले जाएंगे। दूसरा एलिमेंट लेके चलेंगे, अगर भी यहाँ पे भी 2 एटॉमिक नंबर कम होगा तो ये भी इस ब्लॉक को छोड़कर कहीं और निकल जाएगा। तीसरा से लेके 14वें तक जो भी एलिमेंट्स हैं वहां तक हम लोग अगर इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करते हैं या फिर एटॉमिक नंबर को कम भी करते हैं तो ये पार्टिकल यहाँ से जंप करके एफ ब्लॉक में रहेगा, फोर्थ पार्टिकल जंप करके सेकंड एफ ब्लॉक के सेकंड लाइन में रहेगा, उसके आगे वाला पार्ट थर्ड लाइन में रहेगा। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये सारे के सारे एलिमेंट्स अगर अल्फा पार्टिकल एमिट करते हैं तो भी अपना ब्लॉक चेंज नहीं कर रहे हैं, एफ ब्लॉक में ही रह रहे हैं, तो ग्रुप नंबर हमेशा 3 रहेगा। तो देख लेना उसमें एफ ब्लॉक का कौन कौन सा एलिमेंट है, पीरियोडिक टेबल से मैच करा लेना उस चीज को, ठीक है। और उसमें भी ध्यान रखना है
शुरू का ये 2 लाइन नहीं होना चाहिए, इस 2 लाइन के बाद का जितना भी एलिमेंट्स है ये सब में से पॉसिबल आंसर हो सकता है। और कोई डाउट किसी को? बुकलेट 2 बुकलेट 2 बोलो भाई, बुकलेट 2 242 242 नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन P4O10। किसका डाउट है? अभिषेक तेरा डाउट है? यस सर। इतना मार मारेंगे ना तुमको हम, ये स्ट्रक्चर नहीं बताया है। बताया कि नहीं बताया ये स्ट्रक्चर? बताएं। तो और क्या चाहिए जिंदगी में तुमको? विश्वकर्मा पूजा का पेड़ा चाहिए तुमको स्ट्रक्चर के अलावा? तब दिमाग काम करेगा, ऐसे एनर्जी में आएगा दिमाग, तो फिर उसके बाद दिमाग काम करेगा, फिर सवाल सॉल्व कर पाएंगे। और सिग्मा बॉन्ड से पाई बॉन्ड तो बोला भी नहीं है, सिग्मा बॉन्ड बोला। लोन पर काउंट करने बोला तो भारी चीज हो सकता था, सिग्मा बॉन्ड काउंट करने छोड़ बोला भाई दीजिए। साहब। अरे नहीं, अभी तो बेइज्जती शुरू की है, ऐसे कैसे छोड़ दे? नहीं कर लेंगे। और कोई डाउट? 250 250 में इन P4O6, अरे उठा के पटक देंगे तुमको हम। कहाँ गया मेरा लेक्चर? स्टार मार्क कराया, बोला कि ये सब स्ट्रक्चर याद रखना होगा, याद रखो। कोई फर्क ही नहीं पड़ता, स्टार मार्क का तो लोग वैल्यू नहीं देते जिंदगी में, लगता है कि स्टार मार्क है सही है, घूमते फिरते। ये क्या स्टार मार्क करा रखा है? ठीक है। ठीक है, तो मिलेगा ना जिस दिन, वो सारा काउंटिंग रखेंगे और रिकॉर्डिंग भी है, तो जिस दिन मिलेगा ना देख लेना उस दिन। और कोई डाउट? और डाउट भी नहीं पूछेगा। जो चीज तुम्हारे कॉपी में एक बार नोट करा लिया है उसको कॉपी से ही नहीं और ढूंढ करके सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि मेरे से नहीं बना तो हम डाउट पूछ लेंगे, फिर नोट कॉपी लिख काय को रहा है, उसको क्या रद्दी वाले को बेचेगा? सन पापड़ी खाएगा उससे? कॉपी में एक बार जो चीज लिखा दी उसका डाउट अगर पूछ लिया तो उठा के फेंक देंगे हम बाहर सबको। एक बार जो चीज कॉपी में नोट कर लिया वो नोट कर लिया, जो चीज नहीं है कॉपी में अगर, तो उसमें डाउट पूछना लॉजिकल समझ में आता है। कॉपी में लिखा रखा है, पता नहीं काहे को लिखता है कॉपी। कॉपी काहे को लिखता है, मतलब कहीं आईना उसको आरती उतारेगा क्या? दवात पूजा और कलम पूजा के दिन में पूजा पाठ करेगा उसका। और कोई डाउट किसी को बुकलेट 2 में? बोलो भाई जल्दी, बुकलेट 2 में और कोई डाउट? अगर डाउट नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। डाउट है तो पूछ लो, गाली सुनी लेंगे तो क्या दिक्कत है? तुषार गाली तो ऐसे पढ़ते रहना चाहिए बीच बीच में। गाली नहीं पड़ेगा तो समझ। 21 हाँ देखो, अभी जब बोल दी कि गाली सुनने में कोई दिक्कत नहीं है तो पूछेगा ही। 21 किसका है? एक्सरसाइज 2 का या 1 का? इसमें भी सोच रहा है, फिर गाली खाएगा। सर एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइज 2 का 21, ये तो होमवर्क ही नहीं दिए थे। 1 का बोल रहा है। 1 का बोल रहा है? हाँ 1। एक्सरसाइज 1 का 21 इधर ही कहीं होगा। हाँ ये सवाल बोला था सोचने के लिए तुम लोगों को। कितने लोगों से बना है सवाल? सवाल बोला था कि सोच समझ के आना, दिमाग लगा के आना। अच्छा यही तो शायद से पूछा है रवि, आज पूछा। कितने लोगों से बन गया है सवाल? संचिता, विवेक, यस सर। सर बन बनाया गया था मेरा। सवाल? सर कोशिश की लेकिन बना नहीं। तो डाउट काहे नहीं पूछा? सर बोले कोशिश हम। तो की है। अच्छा तू ही बोला। अरे देवांशु बताओ कैसे बना? सर एक मिनट देख के बता रहा हूँ। ओनली डी वाला आंसर था इसका। रट के बैठे हुए जी। नहीं सर, बुक खोला हो ना, बनाया था तो वही देख रहा हूँ। ओके। सर बोला ना इस बार होमवर्क करके बैठा था। अच्छा सही है। तेरा एग्जाम चल रहा है तो लूडो खेल खेल के स्टेटस लगाता है। एग्जाम के टाइम पे तो शर्म कर लो कम से कम। तो एग्जाम का क्या दिक्कत है? ना वीडियो और ना माइक ऑन, दिक्कत ही क्या है? अच्छा रिकॉर्डिंग हो गया इधर को, तुम्हारे स्कूल में भेजते हैं सीपी सिंह सर को, मजा ही आ जाएगा।
बोलो भाई जल्दी, क्वेश्चन नंबर 22 कैसे बना? और किसी से बना क्वेश्चन नंबर 22? किसी से भी बना क्वेश्चन नंबर 22? सर 22 कहाँ सॉरी 21? 21। सर एस और पी ऑर्बिटल मिल करके ये पाई बॉन्ड नहीं बनाता है, इसलिए वो गलत है। ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है कि एस और पी मिलकर के पाई बॉन्ड बना ही नहीं सकते। एस ऑर्बिटल पाई बॉन्ड नहीं बना सकता, तो ये पार्ट इनकरेक्ट है। इसका मतलब ये तो आंसर होगा। उसके अलावा जेड को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बोला है, और हमेशा सिग्मा बॉन्ड हम लोगों के इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे होता है। मतलब जो सिग्मा बॉन्ड है वो जेड डायरेक्शन में ही होगा। ये पार्ट बहुत मैटर करता है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सा डायरेक्शन में है। अगर जेड डायरेक्शन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, इसका मतलब हम लोग का सिग्मा बॉन्ड जेड डायरेक्शन में बनेगा। अगर z डायरेक्शन वाले पार्ट में सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, तो 2pz के साथ मिलकर के सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि हम लोग z जैसे ये ऑर्बिटल का ओवरलैप होकर के सिग्मा बॉन्ड बनना है, और इस डायरेक्शन को हम लोग z बोल दिए, मतलब ये pz होगा और ये दूसरा पार्ट भी pz होगा, ऐसा बोलते हुए चल रहा है। तो इस केस में 2pz और 2pz सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। इसका मतलब px वाला पार्ट किसी px के साथ मिलकर के पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, और py वाला पार्ट py के साथ मिलकर के भी पाई बॉन्ड बनाएगा। तो पी वाई पाई बॉन्ड बना रहा, ये बन सकता है, मतलब आंसर नहीं होगा। उसके अलावा पी एस मिलकर के पाई बॉन्ड बना रहा, ये भी बन सकता है, ये भी आंसर नहीं होगा। और ये तो सिग्मा बॉन्ड फिजिबल है, ये भी आंसर नहीं हो सकता है। मतलब केवल डी वाला पार्ट इनकरेक्ट है, ये आंसर होगा ऑप्शन सी कंसिडर कर सकता है। केवल हम लोगों का सिग्मा बॉन्ड वाला पार्ट, सॉरी पाई बॉन्ड वाला पार्ट एस ऑर्बिटल के साथ नहीं बन सकता, वही हम लोग आंसर कंसिडर करते हुए काम कर रहे हैं। इनफैक्ट जैसे अभी ये सवाल बताया, तो क्वेश्चन नंबर 23 ट्राई करके देखो, सेम क्वेश्चन है थोड़े से डिफरेंस के साथ। क्वेश्चन नंबर 23 ट्राई करके देखो, इसका ऑप्शन भी नीचे दे रखा है और इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है। सेम कंसिडरेशन, बस यहाँ पे x को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस रखा है, तो x डायरेक्शन में सिग्मा बॉन्ड जो बनेगा वो कौन कौन से ऑर्बिटल से बन सकते हैं, पहले ये चीज सोचना है अपने को। तो जो भी ऑर्बिटल x डायरेक्शन में होंगे वो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाले ऑर्बिटल्स पाई बॉन्ड बनाएंगे। उसके हिसाब से आंसर अपने को जज करना है। तो इस क्वेश्चन का कोई थ्योरी नहीं है बेसिकली, लेकिन ये मालूम होना चाहिए। इससे रिलेटेड अभी सब्जेक्टिव एक और क्वेश्चन है, वो भी हम होमवर्क देंगे, जो तुम लोगों को सोचना है। थोड़ा इमेजिनेशन का चीज है, इमेजिनेशन भी नहीं है, बस एक बार पहली बार लर्निंग का चीज है। एक बार इस चीज को सीख लेंगे तो आगे ये चीज हमेशा ध्यान में रहेगा, बट एक बार लर्न करना पड़ेगा। सर बी। हाँ बोलो। सर बी। वो तो हमको नहीं मालूम, बट देख लेते हैं। इसमें भी इनकरेक्ट पूछा है, कौन कौन सा ओवरलैप इज आर इनकरेक्ट। तो अगर x एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, मतलब हम लोग का सिग्मा बॉन्ड x डायरेक्शन में बनेगा, तो 1s और 2s मिलकर सिग्मा बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि s ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल होता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये ओवरलैप आराम से पॉसिबल है। इसका मतलब ये आंसर तो नहीं हो सकता, पहला चीज। दूसरा, इसके अलावा एक सेकेंड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड वाले पार्ट में यहाँ सिग्मा दिख रहा है, जो कि 2pz और 2pz बना रहा है। तो अगर 2pz वाला पार्ट 2pz के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, तो ऐसा समझ लो जैसे ये मान लो x y और z डायरेक्शन है, तो एक 2pz वाला पार्ट किसी दूसरे 2pz के साथ अगर ओवरलैप करेगा, तो z डायरेक्शन पे ही ओवरलैप करेगा, x डायरेक्शन में ओवरलैप नहीं करेगा। जबकि हम लोग ऐसा बोल के चल रहे हैं कि दोनों एटम को ज्वाइन करने वाला लाइन x डायरेक्शन है, x एक्सिस इज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो हम लोग का ओवरलैप z डायरेक्शन में होगा, तब जाके वहां सिग्मा बॉन्ड बन सकता है। मतलब ये वाला पार्ट हम लोग का सिग्मा बॉन्ड तो बना पाना पॉसिबल था, बट इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के इस गिवन कंडीशन पे ये चीज बना पाना पॉसिबल नहीं है। मतलब ये पार्ट हम लोग अपना आंसर निकल के आराम से आ सकता है। तो बी ऑप्शन इनकरेक्ट है। अब उसके बाद केवल पाई बॉन्ड दिख रहा। तो अगर हम लोगों का एक्स एक्सिस में इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो उसके परपेंडिकुलर में वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है, ये दोनों मिलके पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो 2py पाई बॉन्ड बना सकता है, ओवरलैप पॉसिबल है, मतलब आंसर नहीं हो सकता। 2px सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, इस बार पाई बॉन्ड नहीं बना सकता, क्योंकि एक बार सिग्मा बॉन्ड अगर बन गया तो उसी पे ओवरलैप में पैरेलल ओवरलैप नहीं रखा पाएंगे। जैसे ऐसा कोई बोल सकता है कि सर मान लीजिए कि s ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बना लिया, अब हम लोग पाई बॉन्ड के लिए px को यूज करते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर x ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बना लिया, तो px वाला पार्ट इसी ओरिएंटेशन में है, उसका पैरेलल ओवरलैप नहीं हो पाएगा। लास्ट क्लास में बताया था कि पाई बॉन्ड बनाने के लिए दोनों ऑर्बिटल पैरेलल होने चाहिए। ये ऊपर वाला पार्ट ऊपर के साथ ओवरलैप करेगा और नीचे वाला पार्ट नीचे के साथ ओवरलैप करेगा। इस डायरेक्शन में ओवरलैप पॉसिबल नहीं है।
तो px वाला पार्ट पाई बॉन्ड नहीं बना सकता, इसका मतलब ये पार्ट ओवरलैप में फिजिबल नहीं है, ये आंसर होना चाहिए। तो ए अभी बी और सी आंसर हो चुका है। 1s और py ये पार्ट तो कभी भी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये पाई बॉन्ड बना ही नहीं सकता, मतलब ये भी अपना आंसर हो जाएगा। और 2py 2pz ये ओवरलैप पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि 2py वर्टिकल है और 2pz ऐसा हॉरिजॉन्टल है, तो दो ऐसा ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, मतलब सामने सामने ओवरलैप करेगा, हेड ऑन ओवरलैप करेगा। एक के रिस्पेक्ट में दूसरा अगर ऐसा है या फिर इस तरीके से दे रखा तो ऐसा कोई ओवरलैपिंग नहीं होने वाला है। अब ये भी ओवरलैप पॉसिबल नहीं है, तो ये भी आंसर होना चाहिए। तो इस केस में ए ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता और एफ ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता। इसका मतलब पहला ऑप्शन पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें ए वाला पार्ट दे रखा है। सी ऑप्शन पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें हम लोगों का एफ वाला पार्ट दे रखा है। यार ये मल्टीपल चॉइस ऑप्शन है, बी और डी दोनों होगा, मतलब सी और ये आंसर हो सकता है इनकरेक्ट में, और दूसरा बी एंड डी वाला पार्ट भी आंसर होगा। इसमें ए बी, हाँ ठीक है, मतलब बी और डी ये दोनों आंसर हो गया और सी एंड डी ये दोनों भी आंसर हो गया। तो बी एंड डी क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टार मार्क कर रखा है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये दोनों को आंसर कंसिडर कर सकते हैं। एक और ऑप्शन दे दीजिए, ई का। कौन सा? सी एंड ई का। सी एंड ई का। सी एंड ई वाले पार्ट में जैसे मान लो अगर हम लोग 2px और 2px लेके चलते हैं, तो 2px का मतलब है कि हम लोगों का जो एक एटम का px ऑर्बिटल है वो एक डायरेक्शन में रहेगा और दूसरा एटम जिससे कंबाइन कर रहे हैं उसका भी px वाला पार्ट एक डायरेक्शन में रहेगा। अगर ये दोनों ओवरलैप कर रहा है तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग ही ओवरलैप कर पाएगा और कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, क्योंकि px के केस में ओवरलैपिंग का ये भी एक सिनेरियो हो सकता है। अगर पैरेलल ओवरलैप कराना है तो ये एक्स डायरेक्शन अगर मान के चल रहे हैं तो ये पार्ट ओवरलैपिंग का पॉसिबल हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वाला पार्ट फिर यहाँ पे एक्स नहीं रहेगा। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस का मतलब न्यूक्लियस को ज्वाइन करने वाला लाइन, तो ऊपर वाले पार्ट के न्यूक्लियस सेंटर में है, नीचे वाले पार्ट के न्यूक्लियस सेंटर में है, इन दोनों को अलग अलग से मेंशन कर देते हैं। ऊपर वाले पार्ट में न्यूक्लियस ग्रीन पोजीशन पे है और नीचे वाले पार्ट में जो न्यूक्लियस वाला पार्ट है उसको ब्लू कलर से मेंशन कर देते हैं। तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वाला पार्ट ये है जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में आ गया, मान लेते कि ये वाई डायरेक्शन है, तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ही चेंज हो गया। अगर हम लोग को px और px को मिला के पाई बॉन्ड बनाना है तो इस तरह के सिनेरियो में हम लोग को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस y होना पड़ेगा, x नहीं हो सकता। तो इसीलिए पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं हो सकता इस पार्टिकुलर गिवन कंडीशन को लेकर। तो इसलिए ये ओवरलैप गलत है, मतलब आंसर आराम से निकल के आएगा, मतलब इनकरेक्ट ऑप्शन है बेसिकली सी वाला पार्ट, तो ये आंसर में आएगा। और दूसरा कौन सा बोला सी के अलावा? ई वाले पार्ट में जैसे px और pz है, तो जैसे लास्ट क्लास में ही बताया था तुम लोगों को, मान लो ऐसा दो पेन लेकर के चल रहे हैं हम, तो एक px ऑर्बिटल ये वाला पेन है, दूसरा py वाला पार्ट ले लिया, pz ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दो ऑर्बिटल तब ओवरलैप करेंगे जब दोनों सामने हो या फिर दोनों हेड ऑन ओवरलैप कर रखा है। अगर एक ऑर्बिटल ऐसा है और दूसरा हॉरिजॉन्टल है तो ये ओवरलैप नहीं हो सकता। दूसरा इस तरीके से हॉरिजॉन्टल, मतलब तुम लोग को दिख नहीं रहा बट एक पेन तुम्हारे तरफ आ रहा है, एक मेरे तरफ आ रहा है, तो इस तरह का एक पेन ये भी ओवरलैप नहीं हो सकता। हमेशा इधर हेड ऑन ओवरलैप होगा या पैरेलल ओवरलैप होगा, लेकिन कभी भी इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो जैसे कि सोच के देखो। हाँ सर मैंने पूछा था अभी सर टाइमिंग स्टार्टिंग में, क्या क्या सर ये सर पीवाई पीजे कैसे हो जाएगा? तो मतलब डाउट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसमें वसु उसमें मुझे लगा होता। चलो ठीक है, okay। और कोई डाउट किसी को, कोई भी क्वेश्चन में बताओ भी जल्दी, और कोई डाउट? चलो अगर डाउट नहीं है तो चलते हैं केमिकल बॉन्डिंग के अगले पड़ाव पे, जहाँ पे हम लोगों को थियोरी ऑफ बॉन्डिंग वाले पार्ट का डिस्कशन करना है। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड तो लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे, थियोरी ऑफ बॉन्डिंग वाले चलो ठीक है। बॉन्डिंग के बेसिक कंसेप्ट के हिसाब से दो तरह का कंसेप्ट मेंशन किया जाता है, मतलब टाइप ऑफ थ्योरी अगर बात करें हम लोग तो दो तरह के हम लोग थ्योरीज की बात करते हैं, जिसमें एक को हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलते हैं और इस चीज को हम वीबीटी लिखा करेंगे, मतलब लिखने का तरीका वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और दूसरा हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बोलते हैं एमओटी। तो एक वीबीटी होगा और एक एमओटी होगा, ये बहुत यूनिक चीज है जो तुम्हारे एटॉमिक स्ट्रक्चर के श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से रिलेटेड होता है। और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का एक छोटा सा पार्ट, मतलब वहां पे हम लोग
एटॉमिक ऑर्बिटल की बात करते थे, यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वर्ड यूज करना शुरू करते हैं। जैसे वहाँ पे लिखते थे ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में एग्जिस्ट करता है। लेकिन अब यहाँ पे जब एक मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा तो हम लोग उसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलेंगे, ना कि उसको एटॉमिक ऑर्बिटल बोलेंगे। वैसे हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल वर्ड यूज करते भी नहीं थे, क्योंकि हम लोग केवल ऑर्बिटल बोलते थे तो बाय डिफॉल्ट समझ के चलते थे कि एक एटम के इलेक्ट्रॉन के रहने के प्लेस की बात कर रहे हैं, मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल ही होगा। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हम लोग एक मॉलिक्यूल के टोटल इलेक्ट्रॉन्स के रहने की बात कर रहे हैं। इसमें हम कुछ थ्योरी तुम लोग को पढ़ने के लिए बोलेंगे जेडीली से, उसमें काफी अच्छी चीजें दे रखी हैं, मजा आएगा पढ़ के उस चीज को। ये चीज जब पढ़ेंगे तो हम लोग अलग से डिस्कशन करेंगे। और जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वाला पार्ट है, इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वाले पार्ट में हम लोग दो तरह के कंसेप्ट की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहला पार्ट और सबसे अर्लीस्ट पार्ट जो कंसिडर किया गया था, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट। एक पार्ट में हम लोग प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल का ओवरलैप कराते हैं, जैसे अभी कर रहे थे ना, पीएक्स के साथ, एस के साथ, पीवाई के साथ, इस तरह का ओवरलैप कंसेप्ट बोलते हैं। और दूसरा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जो कंसेप्ट है, इस चीज को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट बोलते हैं। और जैसे एक चीज है कि भले ही यहाँ पे हम लोग थियोरेटिकल बात कर रहे हैं, क्वेश्चन बहुत थियोरेटिकल लैंग्वेज में नहीं आएगा। ऑल्दो कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स का तुम लोग को ध्यान रखना ही रखना है, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग हम लोग पढ़ रहे हैं, थियोरेटिकल टॉपिक है। जो भी थियोरेटिकल पॉइंट लिखाएंगे, जो भी इंपॉर्टेंट तुमको लगेगा, उनका तो ध्यान रखना है। बट हम लोग मोस्टली इन दोनों कंसेप्ट की केस में एप्लीकेशंस की बात करते हैं, जिन कंसेप्ट के बेसिस पे एप्लीकेशन हम लोग किस तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट क्या होता है, इससे बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता। हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कैसे करते हैं, इससे मतलब होता है। हाइब्रिडाइजेशन के टाइम पे होता क्या है, उन सब कंसिडरेशन से मतलब होता है। और बाकी हम लोग डिस्कशन आराम से शुरू कर सकते हैं। तो ये थियरी वाले पार्ट का थोड़ा ध्यान रखना, फटाफट नोट करते जाओ। पहला पार्ट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और दूसरा पार्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कंसिडर कर सकते हैं हम लोग। और इनफैक्ट जब भी कभी सवाल में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी देगा तो बाय डिफॉल्ट इन जनरल प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट बोला जाता है। बट हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट भी हम लोग के वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का ही पार्ट है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का मतलब वैलेंस शेल केवल बॉन्ड के फॉर्मेशन में जाता है। इनफैक्ट अभी तक हम लोग यही चीज बोल रहे थे, जब लेविस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं तो ऑक्टेट पूरा होना चाहिए वैलेंस शेल में, मतलब वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ही केवल बॉन्ड के पार्ट में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो हम लोग वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को यूज करके बॉन्ड का फॉर्मेशन करा रहे हैं। उस चीज को हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के इनसाइड देखते हैं। जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में वैलेंस शेल से मतलब नहीं होता, सारे इलेक्ट्रॉन से मतलब होता है। और इस पार्ट को नोट डाउन करने के बाद हेडिंग डाल देना वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और कुछ कुछ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कुछ बेसिक कंसिडरेशंस माने गए हैं, मतलब कुछ थियोरेटिकल पॉइंट्स माने गए हैं जिनका हम लोग को थोड़ा ध्यान रखना होता है, चाहे वो हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट हो या प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट हो। दोनों ही केसेस में हम लोग का वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कुछ बेसिक पार्ट हमेशा ही काम में रहेगा। इस एक चीज का हम लोग को ध्यान रखना होता है। नोट डाउन करना शुरू करो। सबसे पहला पॉइंट, ओनली वैलेंस शेल या ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन or orbitals can participate in bonding। सारे पॉइंट नोट डाउन करते चले जाना, क्योंकि इसमें बहुत सारे थ्योरेटिकल पॉइंट होंगे, हम टाइम इसमें ज्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए, हम समझाते चले जाएंगे, तुमको नोट डाउन भी करते जाना है। ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और ऑर्बिटल्स कैन पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। नाम से ही सफिशिएंटली समझ में आता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सेकंड पॉइंट, only those orbitals can participate in bonding or can undergo overlapping or can undergo overlapping, which are
तो लोगों को वीडियो दिख रहा है जी मेरा? हाँ दिख रहा है। विच आर Yes. properly oriented, which are properly oriented। इस चीज में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि कौन कौन से ऑर्बिटल ओवरलैप नहीं करेंगे, और उसमें हम लोग 3 तरह के ओवरलैपिंग की बात करते हैं। मतलब एक्चुअल में ओवरलैपिंग अगर नहीं भी होता है तो भी उसको टाइप ऑफ ओवरलैप में बोला जाता है। उसको नेगेटिव ओवरलैप, जीरो ओवरलैप और पॉजिटिव ओवरलैप बोला जाता है। अगर पॉजिटिव ओवरलैप है मतलब बॉन्ड बनेगा, जीरो या नेगेटिव ओवरलैप में बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होने वाला है। इस एक चीज का हम लोग का ध्यान रखना होता है। तो ये जो प्रॉपर ओरिएंटेशन वाला जो चीज हम लोग मेंशन कर रहे हैं कि वही ऑर्बिटल मिक्सिंग में जाएंगे, सॉरी वही ऑर्बिटल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे या पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्डिंग में, जिनका ओरिएंटेशन सही होना चाहिए। ओरिएंटेशन सही होने का मतलब अभी तक एक पॉइंट हम लोग को मालूम है कि ऑर्बिटल वाला पार्ट, और क्योंकि एस ऑर्बिटल वाले पार्ट में कोई ओरिएंटेशन ही नहीं होता है, ये नॉन डायरेक्शनल है, तो इसकी बात हम लोग नहीं कर रहे हैं अभी के लिए। ओरिएंटेशन का मतलब हम लोग वैसे ऑर्बिटल्स की बात करेंगे जिसमें डायरेक्शन है। तो अभी तक px और py जैसे था, तो इस तरह के केस में 2 तरह को ओवरलैप बताया था। आइदर साइड वाइज ओवरलैप हो गया, या इसी चीज को लैटरल ओवरलैप बोलते हैं, या हेड ऑन ओवरलैप भी पॉसिबल है। तो ये 2 तरह का ओवरलैप पॉसिबल था जो बोला था हम लोगों ने। तो ये तो एक ओरिएंटेशन पॉसिबल है, मतलब आइदर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलॉन्ग, क्योंकि एक का न्यूक्लियस यहाँ पे दे रखा और दूसरे का न्यूक्लियस दूसरे जगह दे रखा, तो आइदर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलॉन्ग ओवरलैप होगा, या फिर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वाला पार्ट को जब ज्वाइन करे तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैप होगा। मतलब ओवरलैप अगर होना है तो आइदर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलॉन्ग या फिर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, और किसी तरह का ओवरलैप पॉसिबल नहीं हो सकता। जैसे इस तरह का ओवरलैप कंसिडर नहीं कर सकते। यहाँ पे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलॉन्ग भी ओवरलैप नहीं है, और अगर ओवरलैप भी है तो केवल एक साइड में ओवरलैप होने से बहुत इफेक्टिव ओवरलैप नहीं आ पाएगा, तो ऐसा ओवरलैप पॉसिबल नहीं होता है। इस तरह के ओवरलैपिंग को हम लोग जीरो ओवरलैप बोलते हैं, जहाँ पे ऑर्बिटल्स का ओरिएंटेशन प्रॉपर ओवरलैपिंग के लिए सुटेबल नहीं है। किस तरह की चीज को हम लोग जीरो ओवरलैप बोलेंगे, तो अभी एक एक करके हम मेंशन करते चले जा रहे हैं कि हम लोग का प्रॉपर ओरिएंटेशन का मतलब क्या होगा। बट एक और चीज थोड़ा सा यहाँ पे मेंशन करना है, जैसे अगर हम लोग एस ऑर्बिटल की बात करते हैं, तो एस ऑर्बिटल वाले पार्ट में जैसे हम लोग जब एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो हम लोग का ये ऑर्बिटल का कंसेप्ट है, इस ऑर्बिटल के कंसेप्ट को डिफाइन करने के लिए हम लोग जो क्वांटम नंबर्स डिफाइन करते हैं, उस क्वांटम नंबर वाले पार्ट को हम लोग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से डिफाइन किया करते हैं। और ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन वाला जो पार्ट होता है, इस चीज को साई से डिनोट किया जाता है। पर इतना ही हम लोगों को काम पड़ेगा यहाँ पे। और एक और चीज है, अगर कोई भी वेव है तो वेव वाले पार्ट में इन जनरल प्लस माइनस साइन होता है। मतलब एटलीस्ट रिपीटिशन हो रहा है तो प्लस माइनस ऐसा हम लोग ले सकते हैं। और हम यहाँ ऊपर माइनस लिखे तो नीचे प्लस लिख दे रहे हैं, मेरे मन पे है। मतलब अगर ऊपर को हम नेगेटिव एक्सिस मान के चल रहे हैं, नीचे को पॉजिटिव एक्सिस, तो ऐसा लिख दिया। होना ऊपर पॉजिटिव नीचे चाहिए, बट ठीक है, केवल हमको ये दिखाना है कि एक साइड प्लस एक साइड माइनस है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वेव वाला पार्ट हमेशा पॉजिटिव के बाद नेगेटिव में ही आए। कभी कभी कुछ वेव्स ऐसे हैं जो केवल पॉजिटिव पार्ट में ही कंसिडर किया जाता है। इस तरह का ये पार्ट है जो एस ऑर्बिटल में एग्जिस्ट करता है। तो जैसे ऐसा सोचो कि अगर हम लोग का एक वेव इक्वेशन है, और वेव इक्वेशन से हम लोग ऑर्बिटल बना रहे हैं, मतलब वो ऑर्बिटल वाला पार्ट भी उस वेव इक्वेशन वाले पार्ट को थोड़ा बहुत तो रिजेंबल करेगा ही करेगा, और थोड़ा बहुत उसको फॉलो करने की कोशिश करेगा। तो जैसे एक वेव में प्लस और माइनस साइन होता है, एग्जैक्टली सेम टाइप से हम लोग एक ऑर्बिटल के पार्ट में प्लस माइनस साइन मेंशन कर सकते हैं। तो जैसे अगर एस सबशेल है या एस ऑर्बिटल है, तो एस ऑर्बिटल में एक ही लोब है, मतलब एक ही लोब है अगर, तो इसमें आइदर प्लस होगा या माइनस होगा, दोनों साइन मेंशन नहीं कर सकते। तो आइदर प्लस साइन होगा या फिर माइनस साइन होगा। लेकिन अगर हम लोगों का पी ऑर्बिटल है, तो पी ऑर्बिटल में 2 अलग अलग लोब्स हैं। अगर एक लोब को प्लस डालते हैं तो न्यूक्लियस के ऊपर जाने पे अगर प्लस है, तो उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन को हम लोग माइनस मान के आराम से काम कर सकते हैं। मतलब पी ऑर्बिटल के केस में हम लोग का प्लस और माइनस साइन एग्जिस्ट करेगा। उल्टा भी हो सकता था, ऊपर वाले पार्ट को माइनस मान लो तो नीचे वाले पार्ट को हम लोग प्लस मान सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एक हाफ प्लस है तो दूसरे हाफ को हम लोग माइनस मानेंगे। अगर हम लोग डी ऑर्बिटल की बात करते हैं, तो डी ऑर्बिटल वाले पार्ट में हम लोग का डबल डम्बल शेप होता है। अब डबल डम्बल शेप में एक ये पार्ट होता है डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर। ये चीज एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लॉन्ग लाई करता है। एक डम्बल वाला पार्ट उसका एक्स एक्सिस के लॉन्ग और एक डम्बल वाला पार्ट वाई एक्सिस के लॉन्ग होता है।
जिसमें हम लोग अगर ऊपर वाले पार्ट को प्लस मानते हैं तो उस केस में इसके जस्ट अपोजिट वाले पार्ट को माइनस मानना पड़ेगा। फिर बाकी बचे दो में किसी एक को प्लस मान लो तो नीचे वाले पार्ट को मतलब अपोजिट वाले पार्ट को माइनस मान लेंगे। ऐसा कोई रूल नहीं है कि लेफ्ट और राइट में ही प्लस माइनस होगा। किसी को भी प्लस मानो तो उसके अपोजिट वाले पार्ट को माइनस माना, किसी दूसरे को प्लस माना तो उसके अपोजिट वाले पार्ट को माइनस माना। ऐसा हम लोग कंसिडरेशन लेते हुए चलते हैं। इस एक चीज का थोड़ा हम लोग को ध्यान रखते हुए काम करना होता है। तो हम लोग के डायग्राम वाले पार्ट में जैसे अगर हम लोग दूसरे ऑर्बिटल, अरे नहीं सॉरी एक मिनट, अपोजिट नहीं, जस्ट बगल वाला पार्ट माइनस होगा ऐसा मेंशन करते चल रहा है। ऊपर वाला पार्ट प्लस है तो उसके जस्ट बगल वाला पार्ट माइनस लेके चल रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग अपोजिट वाले पार्ट को प्लस लेकर के चल रहे हैं। जैसे हम लोग, यार हम कुछ गलत बोल रहे हैं क्या, एक मिनट, अगर एक पार्ट प्लस है तो ये माइनस होता है, फिर ये प्लस है ये माइनस होता है। हाँ ठीक है, डी ऑर्बिटल वाले पार्ट में एक पार्ट प्लस है तो उसके जस्ट बगल वाला पार्ट माइनस लेके चलते हैं, फिर उसके बाद बगल वाला पार्ट को प्लस लेकर के चल रहे हैं हम लोग। इस केस में जैसे अगर हम लोग का डी एक्स वाई ऑर्बिटल है या डी वाई जेड ऑर्बिटल है या डी एक्स जेड ऑर्बिटल है, इन तीनों केसेस में एक पार्ट प्लस है अगर तो उस केस में जस्ट बगल वाला पार्ट माइनस होगा तो उसके अपोजिट वाले पार्ट को फिर से प्लस रख सकते हैं। तो ये जो लोब्स हम लोग बना रहे हैं, हम लोग इन लोब्स के साइन वाले पार्ट का भी ओरिएंटेशन में ध्यान रखते हैं। उसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे इसका थोड़ा सा आइडिया तुम लोग को फिजिक्स में लगेगा बट हम लोग केमिस्ट्री में इसका थोड़ा बहुत यूज करते हैं। जैसे अगर मान लो एक वेव है और इसी के जस्ट नीचे हम लोग एक और वेव बनाते हैं एग्जैक्टली सेम टाइप का, मतलब जस्ट सेम टाइप का वेव इसी के जस्ट नीचे बनाते हैं। तो जब इन दोनों वेव को हम लोग कंबाइन करने की कोशिश करेंगे, होता है कॉम्बिनेशन वेव का पॉसिबल हो सकता है। जब वेव के कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो हम लोग वहां पे एक टर्म यूज किया करते हैं इंटरफेरेंस। और जब हम लोग वेव का इंटरफेरेंस कराते हैं तो उस केस में दो पॉसिबिलिटी होता है। एक तो इंटरफेरेंस वाला पार्ट कंस्ट्रक्टिव हो सकता है। कंस्ट्रक्टिव होने का मतलब दोनों वेव एडअप हो गए, मतलब एडिटिव इंटरफेरेंस बोल रहे हैं। और दूसरे पार्ट को हम लोग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब दोनों वेव एक दूसरे को डिस्ट्रक्ट करेगा। तो एक चीज देख के समझ सकते हैं, अगर यहाँ प्लस है और उसके सामने प्लस है तो जब प्लस के सामने प्लस होगा तो ज्यादा बड़ा प्लस बनाने की कोशिश करेगा। अगर यहाँ माइनस है और उसके सामने माइनस है तो ज्यादा बड़ा माइनस बनाने की कोशिश करेगा। मतलब अगर हम लोग के सेम टाइप के साइन एक दूसरे के सामने है तो इन दोनों के बीच में जो इंट्रैक्शन होगा वो इंट्रैक्शन वाला पार्ट ज्यादा बड़ा प्लस बनाएगा, ज्यादा बड़ा माइनस बनाएगा, ज्यादा बड़ा प्लस, ज्यादा बड़ा माइनस, ऐसा मेंशन कर सकते हैं। इस चीज को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोला जाता है। और अगर हम लोग के पास इस तरह का वेव दे रखा, हम लोग का एक प्लस माइनस ऐसा मेंशन किया और इसके सामने हम लोग जो डायग्राम मेंशन करके चल रहे हैं वो उल्टा लेके चल रहे हैं, माइनस प्लस। तो इस केस में अगर प्लस के सामने माइनस है तो प्लस के सामने माइनस वाला पार्ट डेफिनेटली एक दूसरे को कैंसिल आउट करने की कोशिश करेगा। एक वेव ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, दूसरा वेव नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करने की कोशिश करेगा। तो ये पार्ट इसको कैंसिल आउट करेगा, ये नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव को कैंसिल आउट करेगा, फिर से पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव को, नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव को कैंसिल आउट करेगा। तो इस केस में हो सकता है कि अगर वेव का एम्पलीट्यूड सेम है, पूरा का पूरा ये जो एरिया है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एरिया है अगर नीचे वाले पार्ट के बराबर हुआ और आगे भी इसी तरह का एरिया बराबर हुआ तो पूरा का पूरा वेव एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएगा, वेव वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। इस तरह के पार्ट को हम लोग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोला करते हैं। जब हम लोग दो वेव का इंटरफेरेंस कराएंगे या दो वेव का इंट्रैक्शन कराएंगे या कॉम्बिनेशन कराएंगे तो हम लोग दो तरह के इंटरफेरेंस की बात करते हैं, कंस्ट्रक्टिव और ये डिस्ट्रक्टिव। इसी पार्ट को हम लोग अपने बॉन्डिंग थ्योरी में एसोसिएट करने की कोशिश करते हैं कि अगर हम लोगों का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ तो हम लोगों का वेव बनेगा, अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ तो वेव नहीं बनेगा। मतलब एक ऑर्बिटल का अगर हम लोग का वेव फंक्शन कंसिडर करके चल रहे हैं, हम लोग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लेके चल रहे हैं, तो एक ऑर्बिटल का वेव इक्वेशन जब दूसरे ऑर्बिटल के या दूसरे एटम के ऑर्बिटल के वेव से इंटरेक्ट करेगा तब उस केस में आइदर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में उसका हम लोग छोटा सा ही केवल एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं कि हम लोग का जब दो ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करेगा तो प्लस के साथ जब प्लस कंबाइन करेगा तो बढ़िया चीज है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा। माइनस के साथ जब माइनस कंबाइन करेगा तो भी बढ़िया चीज है।
बट प्लस के साथ माइनस कंबाइन करेगा, ये अच्छा चीज नहीं है। इस केस में हम लोग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करते हैं। ऑल्दो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वर्ड यूज नहीं किया जाता है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का पार्ट है जो पूरा का पूरा इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। लेकिन फिर भी इसका एक छोटा सा आइडिया होना चाहिए ओरिएंटेशन वाले पार्ट में। प्रॉपर ओरिएंटेशन का मतलब ऑर्बिटल वाले पार्ट आइदर साइड वाइज ओवरलैप या हेड ऑन ओवरलैप करेंगे, इसके अलावा कोई दूसरे टाइप का ओरिएंटेशन ओवरलैप नहीं कर सकते, पहला चीज। और दूसरा, जो भी ऑर्बिटल्स है उनके लोब्स का साइन हमेशा सेम होना चाहिए, तभी जाके इंटरफेरेंस हो पाएगा। अगर सेम साइन वाले लोब्स ओवरलैप कराएंगे तो पॉजिटिव ओवरलैप बोलेंगे, अगर अपोजिट साइन वाले लोब्स ओवरलैप करेंगे तो उस चीज को हम लोग नेगेटिव ओवरलैप बोलेंगे। और अगर दोनों साइन वाले पार्ट एक ही बार ओवरलैपिंग कर रहे हैं तो इस तरह के ओवरलैपिंग को हम लोग जीरो ओवरलैप बोलना शुरू करते हैं। तो अभी हम एक एक करके सारे पॉइंट्स को मेंशन करेंगे ओरिएंटेशन में। अगर नहीं भी समझ आया तो कोई दिक्कत नहीं है, एक एक करके सारे पॉइंट्स मेंशन करना शुरू करेंगे ओरिएंटेशन में, तो सबको समझ में आना शुरू हो जाएगा। बस ये पॉइंट का ध्यान रखना है अपने को कि हम लोग का लोब्स वाला पार्ट इधर पैरेलल या फिर हेड ऑन में ओवरलैपिंग में जा सकता है। जैसे मान लो कि हम लोग एग्जांपल्स की बात करते हैं उसी पॉइंट से रिलेटेड। तो एग्जांपल्स वाले पार्ट में जैसे अगर मान लो एक एस ऑर्बिटल है और दूसरा एस ऑर्बिटल है, तो इस केस में हम एक चीज और यहाँ पे पॉइंट नोट करना है। एक और थ्योरेटिकल पॉइंट नोट कर लो इसी के जस्ट नीचे। एक पॉइंट नोट कर लो, द ऑर्बिटल्स undergoing overlap must have an unpaired electron. The orbitals लिखना है यहाँ पे, the orbitals undergoing overlap must have an unpaired electron with opposite spin. जो ऑर्बिटल ओवरलैप में जाएंगे उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स वाले पार्ट हमेशा अनपेयर्ड होने चाहिए। एक एक जो ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग में जा रहे हैं उन ऑर्बिटल्स का मतलब, मान लो एक बॉक्स अगर दूसरे बॉक्स के साथ ओवरलैपिंग में जा रहा है तो दोनों ऑर्बिटल्स में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा विद ऑपोजिट स्पिन। इसका मतलब क्या है हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए बस ये पॉइंट नोट डाउन करो। चलो ध्यान दो, अब हम लोग इन सब दोनों पॉइंट्स को अगर यहाँ पे मैच कराए, तो जैसे एक एस ऑर्बिटल को दूसरे एस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कराना है, तो पहला चीज ये कि दोनों के दोनों एस ऑर्बिटल किसी भी ओरिएंटेशन में रहे कोई दिक्कत नहीं है, हेड ऑन ही ओवरलैप होना है। मतलब ये इस डायरेक्शन में रहे या इस डायरेक्शन में रहे, यहाँ से हेड ऑन हो जाएगा, इस डायरेक्शन में रहे तो भी हेड ऑन हो जाएगा। तो एस ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल है तो यहाँ पे डायरेक्शन का टेंशन नहीं है। लेकिन जब दोनों ऑर्बिटल्स में ओवरलैप होगा तो एक तो ये चीज ध्यान रखना है कि दोनों का साइन क्या है। अगर प्लस के सामने प्लस साइन है तो ओवरलैप पॉसिबल है, पहला चीज। और दूसरा, दोनों में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपोजिट स्पिन के साथ होने चाहिए। और एक और चीज ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन के स्पिन का उस वेव के फंक्शन से, उस वेव के साइन से कोई लेना देना नहीं है। इलेक्ट्रॉन का स्पिन माइनस हाफ हो या प्लस हाफ हो, वेव का साइन कुछ भी हो सकता है। तो दोनों ऑर्बिटल्स वाले पार्ट में साइन सेम होना चाहिए, ओरिएंटेशन प्रॉपर होना चाहिए, और इलेक्ट्रॉन्स एक एक अनपेयर्ड होने चाहिए विद ऑपोजिट स्पिन। अगर इस तरह का पार्ट रहा तो ओवरलैप पॉसिबल है। इस चीज को हम लोग पॉजिटिव ओवरलैप बोलेंगे। और इस पॉजिटिव ओवरलैप वाले पार्ट को कुछ करना नहीं होता है हम लोगों को। एक एस ऑर्बिटल जब दूसरे एस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप किया तो उस केस में जो प्लस साइन है वो प्लस ऐसे ही मेंशन कर दो, और जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस कॉमन एरिया में निकल के आएंगे। जो हम लोग शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, 10th क्लास में ये जो चीज पढ़ा था कि H2 मॉलिक्यूल का जब हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो H2 मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर वाले पार्ट में सर्कुलर ऑर्बिट ऐसा ऑर्बिट दे रखा था, और ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन था वो इस कॉमन एरिया में ही एग्जिस्ट करता था। वो ऑलमोस्ट यहाँ से कंसिडर किया जा सकता है। मतलब इस कंसेप्ट का या इस डायग्राम का बहुत ही एलिमेंट्री टाइप प्रेजेंटेशन बोल सकते हैं H2 मॉलिक्यूल वाले पार्ट को हम लोग। तो इस केस में जब दो ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो ओवरलैपिंग के टाइम पे साइन सेम होना चाहिए, अपोजिट स्पिन का इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ओरिएंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। और जब ओवरलैपिंग होगा तो कॉमन एरिया में हम लोग, जो भी ये कॉमन एरिया आया उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन को
हम लोग अपोजिट स्पिन के साथ मेंशन किया करते हैं। इस चीज को हम लोग सर एसएस ओवरलैप अनपेयर्ड के लिए मेंशन इलेक्ट्रॉन कर एक सकते से हैं। ज्यादा हो सकता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक से ज्यादा नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक ऑर्बिटल हमेशा किसी एक ही ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा, एक ऑर्बिटल दो के साथ ओवरलैप नहीं करेगा। हम ये नहीं बोल रहे कि एक एटम जब दूसरे एटम के साथ कंबाइन कर रहा है तो दोनों का एक ही ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है। एक एटम का दो ऑर्बिटल दूसरे एटम के दो ऑर्बिटल से ओवरलैप कर सकता है, मतलब एक यहाँ ओवरलैप हो गया, एक यहाँ ओवरलैप हो गया, इसमें दिक्कत नहीं है। बट हमेशा केवल एक एक ऑर्बिटल ही आपस में ओवरलैप करेगा। उसके पीछे भी एक रीजन है, जो हम लोग पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ते हैं। उस पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में ऐसा बोलते हैं हम लोग कि एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं विद अपोजिट स्पिन। तो जब ओवरलैपिंग होता है तो ओवरलैपिंग का मतलब ऐसा समझो कि हम लोगों का एक ऑर्बिटल वाला पार्ट एग्जिस्ट कर रहा, दूसरा ऑर्बिटल वाला पार्ट एग्जिस्ट कर रहा, और दोनों ऑर्बिटल जब ओवरलैप करेगा, मतलब दोनों एक दूसरे के क्लोज आएगा, और जब ओवरलैपिंग होगा तो दोनों ऑर्बिटल मर्ज हो जाएगा। और जैसे ही मर्ज हो गया तो यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन और नीचे का इलेक्ट्रॉन, ये दोनों के दोनों इस मर्ज्ड सेल के अंदर या मर्ज्ड ऑर्बिटल के अंदर एग्जिस्ट करेगा। तो पेयरिंग हम लोग करा रखे हैं, मतलब पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के हिसाब से एक ऑर्बिटल के अंदर हमेशा हम लोग मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं विद अपोजिट स्पिन। तो उसी पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के एप्लीकेशन को कंसिडर करते हुए अगर ये दोनों ऑर्बिटल मर्ज हो रहे हैं, एक सिंगल ऑर्बिटल में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो उसके अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो पाएगा विद अपोजिट स्पिन। तो इस वजह से दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन का होना चाहिए। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल के अंदर दो तो हो नहीं सकता। एक ऑर्बिटल के अंदर अगर 2 इलेक्ट्रॉन है मतलब पेयर के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो एक ऑर्बिटल के अंदर इस तरह की बात नहीं कर पाएंगे हम लोग। सर डायग्राम नोट ऐसा कर लो कि एक फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल दो ये अनफिल्ड ऑर्बिटल के साथ कंबाइन करेगा। एक फुली फिल्ड ऑर्बिटल दो अनफिल्ड ऑर्बिटल के साथ कंबाइन नहीं करेगा। एक फुली फिल्ड ऑर्बिटल दूसरे फील्ड के साथ कंबाइन कर सकता है, क्योंकि मान लो जैसे 2 अनफिल्ड के साथ कंबाइन किया तो कैसे कंबाइन करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर देगा एक इलेक्ट्रॉन इधर देगा, तो फिर तो मेरा दोनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन रह गया। हमको तो पेयर चाहिए, जब भी बॉन्ड बनेगा मतलब पेयर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो सर वो यहाँ दोनों पहले से था वैसे करके। अच्छा ऐसा बोल रहा है, हाँ ऐसा ही मतलब कुछ। यहाँ पे पहले से एक इलेक्ट्रॉन था और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। नहीं तो हाँ इसमें जो हम लोग कोवेलेंसी का कंसेप्ट यूज करते हैं कि इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करते हैं, कि एक ऑर्बिटल एक ही के साथ तो ओवरलैप करेगा ना, मतलब दो दो शादी थोड़ा ना करा रहे भाई, एक ही तो शादी करता है आदमी, ठीक है। तो एक ऑर्बिटल एक ही के साथ ओवरलैप करेगा, थोड़ा ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। नोट करो ऊपर वाले डायग्राम को। और इस वाले पार्ट में जैसे हम लोग और भी अगर डायग्राम की बात करें, तो जैसे यहाँ पे प्लस के सामने प्लस था, तो सेम टाइप से यहाँ पे अगर माइनस वाला पार्ट है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव साइड मतलब ये नेगेटिव स्पिन वाला है, सामने भी माइनस साइन है, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव स्पिन में है, तो यहाँ भी ओवरलैप पॉसिबल है। इसको भी हम लोग आराम से पॉजिटिव ओवरलैप बोलेंगे, क्योंकि साइन वाला पार्ट ठीक है, इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के साथ है, तो आराम से हम लोग यहाँ पे ओवरलैप वाले पार्ट को ठीक मान सकते हैं। दोनों जब कंबाइन करेगा तो कॉमन एरिया में दोनों इलेक्ट्रॉन डालो, दोनों का साइन नेगेटिव होगा, कोई दिक्कत नहीं, ये ओरिएंटेशन पॉसिबल है। अभी हम कुछ रैंडम टाइप के ओवरलैप्स की बात कर रहे हैं, फिर आगे कुछ क्वेश्चन देंगे तुम लोगों को, उन क्वेश्चंस के हिसाब से हम लोग आराम से पूछते जाएंगे, डिस्कशन करते जाएंगे कि पॉजिटिव ओवरलैप है, नेगेटिव ओवरलैप है, जीरो ओवरलैप है। थर्ड वाले पार्ट पे ध्यान दो। थर्ड वाले केस में हम लोगों का ओरिएंटेशन तो ठीक है, एक एस ऑर्बिटल के सामने पी ऑर्बिटल, ओरिएंटेशन में दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे साइन अंदर प्लस दे रखा, जबकि हम लोग के पी ऑर्बिटल वाले पार्ट में यहाँ माइनस है, प्लस दूसरे साइड चला गया, तो प्लस के सामने अगर माइनस साइन दे रखा तो ये हम लोग के वेव के कंसेप्ट से आया है, प्लस के साथ माइनस कंबाइन करेगा तो ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगा। इस तरह के ओवरलैप को हम लोग नेगेटिव ओवरलैप बोला करते हैं। जीरो ओवरलैप भी नहीं, नेगेटिव ओवरलैप बोला करेंगे। इस तरह के केस में ओवरलैप पॉसिबल नहीं है, बॉन्ड का फॉर्मेशन हम लोग नहीं करा सकते वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग। देखा जाए तो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा तो होना चाहिए था ना।
अरे पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे हम लोग एक चार्ज की बात नहीं कर रहे हैं, पॉजिटिव साइन वेव की बात कर रहे हैं। तो अगर पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करा तो इसे एक वेव है, ये ऊपर और नीचे, तो ऊपर वाला पार्ट ऊपर के साथ कंबाइन करेगा, ज्यादा बड़ा पॉजिटिव बनाएगा। अब है ना, तो ऐसा चीज हो गया ना, जैसे +2 है और -2 है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चाहे 0 हो जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव तो अट्रैक्ट करना चाहिए, क्या नहीं अट्रैक्ट किया, सर अट्रैक्ट ही तो करके 0 कर दिया। अट्रैक्ट करके 0 कर दिया, तो वैसे ही यहाँ पे है, अट्रैक्ट करके 0 कर दिया, एक प्लस और एक माइनस, ठीक है। सर तो फिर एक प्लस बचना चाहिए था ना। कहाँ से प्लस बच जाएगा, सर तो अरे हम उसमें यहाँ पे 0 भी नहीं लिख रहे, हम नेगेटिव ओवरलैप लिख रहे हैं, ऐसा ओवरलैप पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इस तरह का बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। बाकी अगर ज्यादा दुविधा है तो एक बार किसी मॉलिक्यूल से जाके पूछना कि ऐसा क्यों है, ठीक है, क्योंकि एक थ्योरी है जो कि गलत है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी 1960 तक ठीक ठीक माना जाता था, उसके बाद पता चल गया कि गलत थ्योरी है, हम लोग गलत थ्योरी पढ़ रहे हैं। तो ऐसा मान के चलो कि ऐसा होता है, इलेक्ट्रॉन तो कोई देखा नहीं है, तो होता है कि नहीं होता ऑर्बिटल ये भी किसी को नहीं पता। पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर में बोर्स मॉडल आया तो उसी को मान रहे थे लोग, फिर बाद में पता चला नहीं ये गलत है, कुछ नया थ्योरी आया तो उससे सारा गलती निकाल दूर करना शुरू किया। बट हम लोग का श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से हिसाब से जो अभी SPDF है वो भी बहुत सही नहीं है, उसमें भी बहुत सारी गलतियां हैं, लेकिन उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास, तो मान के चल रहे हैं, तो इसका मान के चलना है। और इसमें ये मत बोल देना कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा भी तो हो सकता है, ये थ्योरी हम लोग बनाए हैं कि ऐसा होता होगा, जिसके एक्सेप्शंस भी हैं, तो होता है, मान के ही चलना है अपने को। अगर मान लो अगर हम लोग इस तरह का ओवरलैप लेते हैं, एक ऑर्बिटल ऐसा दे रखा और दूसरा ऑर्बिटल वाला पार्ट हम लोग का दूसरे ओरिएंटेशन में दे रखा, तो इस तरह के केस में जैसे एक प्लस और एक माइनस है, तो अगर मान लो ओवरलैप होता भी, इलेक्ट्रॉन ठीक ठीक पोजीशन में दे रखा, तो ओवरलैप इस तरीके का निकल के आएगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे एस ऑर्बिटल वाला पार्ट, दोनों पार्ट से ओवरलैप किया, ऊपर वाले पार्ट से भी ओवरलैप किया और नीचे वाले पार्ट से भी ओवरलैप किया, तो प्लस के साथ भी ओवरलैपिंग है और माइनस के साथ भी ओवरलैपिंग है। इस तरह के ओवरलैप को हम लोग जीरो ओवरलैप बोला करते हैं। यहाँ वाले पार्ट में हम लोग नेगेटिव ओवरलैप या पॉजिटिव ओवरलैप नहीं बोल सकते, ओरिएंटेशन अगर सही नहीं है तो हम लोग जीरो ओवरलैप वर्ड आराम से यूज करेंगे, यहाँ पे भी बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। ये टर्म ध्यान रखना है कि ये जीरो ओवरलैप है, नेगेटिव ओवरलैप नहीं है, बॉन्ड दोनों में नहीं बन रहा, बट दिस इज जीरो ओवरलैप। आइदर हेड ऑन ओवरलैप होगा या साइड वाइज, लेकिन एस ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैप नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे एक ही लोब है, दूसरा लोब एग्जिस्ट नहीं कर रहा। सर जीरो ओवरलैप और नेगेटिव ओवरलैप में एक बार डिफरेंस बता दीजिए ना। नेगेटिव ओवरलैप का मतलब तुम लोगों को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में समझ में आएगा कि नेगेटिव ओवरलैप भी बॉन्ड फॉर्मेशन में एग्जिस्ट कर सकता है, जीरो ओवरलैप एग्जिस्ट नहीं करता है। जीरो ओवरलैप मतलब ऑर्बिटल इस तरीके से ओवरलैप ही नहीं कर पाएगा, बाकी चीजों को छोड़ो, इस तरह का ऑर्बिटल आपस में कंबाइन नहीं कर पाएगा, तो हम लोग वहाँ जीरो ओवरलैप बोलते हैं। नेगेटिव ओवरलैप मतलब ओवरलैपिंग। ये चीज ना बोले कि ओवरलैप नहीं कर रहा है। क्या सर आप ऊपर वाला में भी तो ये चीज बोले कि ओवरलैप ही नहीं कर रहा है। हम ऐसा तो नहीं बोले कि ओवरलैप नहीं कर रहा, हम ऐसा बोले कि बॉन्ड नहीं बनाएगा, और वो भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से। आगे जाके मालूम पड़ेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में उधर ही बॉन्ड बन जाता है, बट वो थोड़ा घटिया टाइप का बॉन्ड बनता है। तो नेगेटिव ओवरलैपिंग वाले पार्ट में हम लोग जो ओवरलैपिंग की बात करें उसमें ओरिएंटेशन ठीक है, लेकिन वेव फंक्शन के वजह से थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, बट आगे जाके पता चलेगा, क्योंकि जैसे ऐसा नहीं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एब्सोल्युटली इतना ही था केवल। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आया, फिर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल वाला पार्ट आया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आया, तो उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का कुछ पार्ट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में वापस से इंक्लूड किया गया, उस चीज को हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं केवल। इसलिए नेगेटिव ओवरलैप का मतलब ये नहीं है कि ओवरलैप नहीं हो रहा, ओवरलैप पॉसिबल है, बट वो हम लोग के बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प नहीं कर रहा है। इनफैक्ट वो ऐसा टाइप का बॉन्ड बनाता है जो हम लोग के बॉन्ड फॉर्मेशन में रेसिस्ट करता है, वैसा बॉन्डिंग होता है बट बॉन्ड फॉर्मेशन में रेसिस्ट करता है, जबकि जीरो ओवरलैप में कुछ नहीं होता। इस तरह का ओवरलैप पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि ओरिएंटेशन खराब है। मान लो अगर इस तरह के ऑर्बिटल्स की बात करते हैं ओवरलैपिंग के लिए, तो यहाँ प्लस साइन या माइनस साइन लेके चलिए, और दूसरा हम लोग अगर प्लस साइन और माइनस साइन लेके चल लिए, तो इस केस में दो सिनेरियो हम ले लेते हैं। एक तो इस तरह का ओवरलैपिंग वाला पार्ट, ये भी पॉसिबल नहीं है, और दूसरा इस तरह का ओवरलैपिंग वाला पार्ट, ये भी पॉसिबल नहीं है। दोनों को ही हम लोग
जीरो ओवरलैप बोलेंगे। इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखने का है। दोनों तरह का ओरिएंटेशन सही नहीं है, ना हेड ऑन ओवरलैप है ना साइड वाइज ओवरलैप है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलावा, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग जीरो ओवरलैप वर्ड मेंशन कर रहे हैं। नेगेटिव ओवरलैप नहीं है ये चीज। तो इतनी देर में तुम लोग को एक चीज तो समझ में आ ही गया कि नेगेटिव ओवरलैप क्या होता है, जीरो ओवरलैप क्या होता है और पॉजिटिव ओवरलैप क्या होता है। बस इसके आगे हम तुम लोगों को डायग्राम्स मेंशन करते जा रहे हैं और तुमको बस ये सोचना है कि जीरो ओवरलैप है कि पॉजिटिव ओवरलैप है कि नेगेटिव ओवरलैप है, क्या चीज है यहाँ पे, उसके हिसाब से हम लोग बस पॉइंट मेंशन करते चले जाएंगे। और केवल हम ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन के हिसाब से बात कर रहे हैं। हाँ, एक और चीज मेंशन कर देना, पाई बॉन्ड बनेगा कि सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ये भी चीज मेंशन कर लेना। तो जैसे यहाँ बोल सकते हैं कि ये मान लो कि पी वाई ऑर्बिटल है और ये पी एक्स ऑर्बिटल है, तो पी वाई और पी एक्स किसी भी तरीके से ओवरलैप नहीं कर सकता, तो इसीलिए पी एक्स के साथ पी वाई का कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। ओरिएंटेशन सेम होने का मतलब पी वाई के साथ कंबाइन कर रहा होगा, पी एक्स के साथ कंबाइन कर रहा होगा। अगर डायरेक्शन सेम नहीं है तो कॉम्बिनेशन बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अगर कॉम्बिनेशन पॉसिबल है तो इस केस में कौन से टाइप का कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? डायग्राम को हम थोड़ा बड़ा कर रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन को भी मेंशन करना है हमको। क्वेश्चन नंबर 6 वाले पार्ट में अगर हम लोग बॉन्ड का फॉर्मेशन कराते हैं तो प्लस के सामने प्लस, इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के साथ है और लेटरल ओवरलैप वाला पार्ट दिख रहा है, मतलब आराम से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि साइड वाइज या फिर लेटरल ओवरलैप है। और जब लेटरल ओवरलैप होगा या साइड वाइज ओवरलैप होगा तो इस कॉमन एरिया में दोनों इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, ऊपर प्लस और नीचे माइनस मेंशन करते हुए काम कर रहा है। आराम से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कंसिडर कर सकते हैं। तो इस केस में पॉजिटिव ओवरलैप बन गया। नेक्स्ट वाले केस में माइनस के सामने प्लस है, तो इस केस में हम लोग का ओवरलैप नहीं हो सकता। यहाँ पे हम लोग नेगेटिव ओवरलैप वर्ड आराम से मेंशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 वाले पार्ट को अगर कंसिडर करें तो इस केस में प्लस के सामने प्लस है, इलेक्ट्रॉन अपोजिट ओरिएंटेशन के साथ है, तो आराम से यहाँ पे हम लोग का ओवरलैपिंग हो पाएगा। पॉजिटिव ओवरलैप है सबसे पहला चीज, और पॉजिटिव ओवरलैप में एस ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड के अलावा और कुछ बना नहीं सकता, तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और ऑर्बिटल वाला पार्ट तो बड़ा सिंपल सा है, बस यहाँ पे एस ऑर्बिटल मेंशन कर दिया। तो डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर वाले पार्ट को एस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके ये सिग्मा बॉन्ड हम लोग आराम से बना सकते हैं। आगे ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 9। कौन से टाइप का बॉन्ड फॉर्मेशन होगा? इलेक्ट्रॉन स्पिन। इलेक्ट्रॉन स्पिन ठीक दे रखा है, मान के चल रहा है। सो पॉजिटिव। एक तो पॉजिटिव पाई ओवरलैप बॉन्ड। है और पाई बॉन्ड बनेगा क्योंकि इसके सामने और इसके सामने दो दो ऑर्बिटल्स हैं, तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर और नीचे ओवरलैप पॉसिबल है, तो आराम से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। हम कुछ मेंशन नहीं कर रहे, बस केवल पाई बॉन्ड लिख दे रहे हैं। और तुम लोगों को एक चीज बताया था टाइप ऑफ बॉन्डिंग में, सिग्मा बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड होता है, और बोला था डेल्टा बॉन्डिंग भी वर्ड मेंशन करते हैं। ऑल्दो डेल्टा बॉन्डिंग अपने सिलेबस का पार्ट नहीं होता, बट एक छोटा सा आइडिया मालूम होना चाहिए। जैसे मान लो मेरा हाथ है, तो इस केस में ये डी एक्स स्क्वायर वाला पार्ट ऐसा बिल्कुल वर्टिकल प्लेन में क्रॉस के टाइप से है। दूसरा एक और हाथ ऐसा दे रखा, तो अगर ये दोनों ऑर्बिटल, जैसे अभी तक हम लोग क्या लेके चल रहे थे कि एक ऑर्बिटल एक के साथ ओवरलैप किया, मतलब एक लोब के साथ ओवरलैप किया, या फिर दोनों पैरेलली दो तरफ से ओवरलैप किया,
अगर ये चारों के चारों पार्ट, जैसे इसमें हम लोग का एक लोग ऊपर है, एक नीचे है, एक लेफ्ट और एक राइट में, और यहाँ वाले पार्ट में भी एग्जैक्टली सेम टाइप का पार्ट, अगर ये दोनों हाथ पैरेलल हो गया और पैरेलल होने के बाद ओवरलैप किया, मतलब चारों के चारों लोब एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे, तो इस तरह के बॉन्ड को हम लोग डेल्टा बॉन्ड बोला करते हैं। मतलब ओवरलैपिंग में जो हम लोग के लोब्स हैं तो चारों एक बार में ओवरलैप करेंगे। डायग्राम बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, बट फिर भी हम एक बार बना करके देखते हैं डायग्राम। जैसे डायग्राम वाले पार्ट में हम z डायरेक्शन वाले पार्ट को लेकर के चल रहे हैं, तो डायग्राम बनाना थोड़ा आसान हो जाएगा। मान लो ऐसा z डायरेक्शन वाले पार्ट में हम y और z ऑर्बिटल को लेकर चलते हैं, तो कोई भी ऐसा ऑर्बिटल जो केवल y डायरेक्शन में रहता हो और z डायरेक्शन में रहता हो, एक ये डायग्राम मेंशन करके चलिए। और एग्जैक्टली हम लोग को क्योंकि चारों ऑर्बिटल का ओवरलैप कराना है, इसका मतलब दोनों पार्ट हम लोग के सामने सामने होने चाहिए, दोनों ऑर्बिटल एग्जैक्टली सामने सामने होने चाहिए। तो इस केस में ये हम लोग का मान लो z डायरेक्शन है, प्लेन के बाहर, ये वर्टिकल वाले पार्ट में y डायरेक्शन, तो इस केस में प्लस के सामने मान लेते हैं प्लस है, फिर यहाँ पे माइनस के सामने माइनस है, दूसरे माइनस के सामने माइनस है और नीचे वापस से प्लस है। तो इस केस में ये पार्ट इसके साथ ओवरलैप करेगा, ये दूसरा वाला पार्ट हम लोग दूसरे कलर से मेंशन कर देते हैं। उसके अलावा फिर हम लोग ये तीसरा वाला पार्ट तीसरे के साथ ओवरलैप करेगा, और हम लोग का जो चौथा वाला पार्ट है वो चौथे के साथ ओवरलैप करेगा। तो इस तरीके से अगर चारों लोग एक ही बार में, मतलब एक डी ऑर्बिटल के अलावा इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, केवल डी ऑर्बिटल में 4 लोब्स होते हैं और चारों लोग दूसरे पैरेलल 4 लोब्स के साथ ओवरलैप करेंगे, तब इस तरह के केस को हम लोग डेल्टा बॉन्डिंग बोला करते हैं। तो ये टर्म ध्यान रखना, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और दूसरा एक और डेल्टा बॉन्ड है, जिसमें 4 लोब्स ऑफ कोई भी एक डी ऑर्बिटल पैरेलल 4 लोब के साथ कंबाइन करेंगे। मतलब अगर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है तो हमेशा कॉम्बिनेशन डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ ही होगा, ताकि चारों लोब्स पैरेलल निकल के आए। ऊपर का पार्ट ऊपर के साथ पैरेलल हो, हॉरिजॉन्टल पार्ट हॉरिजॉन्टल के साथ पैरेलल हो, हमेशा इस तरह का एक ओवरलैपिंग कंसिडर कर सकते हैं। ऑल्दो ये बहुत ज्यादा कंसिडरेबली इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मालूम होना चाहिए, जिंदगी में कभी ऐसा होता है, मालूम होना चाहिए। नोट कर लो डायग्राम। डायग्राम बनाना थोड़ा मुश्किल चीज तो है, बट ट्राई करके देखो ढंग से। पहले एक्सिस बना लो y और z, और उसके हिसाब से डायग्राम बना लो। और इसके बाद हम लोग कुछ छोटा छोटा डिस्कशन करेंगे कि इस प्योर एटॉमिक और ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट के हिसाब से हम लोगों का H2 मॉलिक्यूल कैसे बन सकता है, F2 मॉलिक्यूल कैसे बन सकता है, O2 मॉलिक्यूल कैसे बन सकता है, N2 मॉलिक्यूल कैसे बन सकता है, या फिर हम लोगों का और भी अगर हम लोग और मॉलिक्यूल्स की बात करें तो जैसे CH4 मॉलिक्यूल कंसिडर तो कर सकते हैं हम लोग, लेकिन CH4 मॉलिक्यूल इस और कंसेप्ट के हिसाब से थोड़ा गलत बनता है। तो हम लोग कोई दूसरा मॉलिक्यूल ले सकते हैं, जैसे एक PS3 मॉलिक्यूल है, उसको ले सकते हैं हम लोग। इस तरह का मॉलिक्यूल कैसे बन सकता है, इसका डिस्कशन एक एक करके करना शुरू करेंगे हम लोग आराम से। सर अगर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन में रहेगा तो कैसे बनेगा, तो ओवरलैप होगा? तब ओवरलैप नहीं हो पाएगा, क्योंकि वही है ना कि जैसे बोले तो एक ऑर्बिटल अगर दूसरे ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रहा है, मतलब दोनों एक सिंगल ऑर्बिटल में मर्ज हो रहे हैं, तो अगर एक का इलेक्ट्रॉन प्लस स्पिन के साथ है, दूसरा के प्लस स्पिन के साथ है, तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के तो हो नहीं सकते, तो ये पार्ट पॉसिबल नहीं है ओवरलैपिंग के लिए। सर इसको क्या बोलेंगे, जीरो देखो ओवरलैप? जीरो ओवरलैप, ऐसे देखो एक चीज है कि अगर ऐसा डायग्राम देता है तो हम लोग जीरो ओवरलैप बोल रहे हैं, क्योंकि ओरिएंटेशन अच्छा नहीं है। बट पॉइंट ये होता है कि जब भी मॉलिक्यूल बनता है तो खुद अपने आप को ओरिएंट कर लेता है इस तरीके से। तो हम लोग बस ऐसा मान के चल रहे हैं कि ऐसा ओवरलैपिंग करते वक्त अपने आप मॉलिक्यूल ओरिएंट कर ले रहा है, बट मॉलिक्यूल
को इतना समझ है कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन हाँ हम लोग उसको जीरो ओवरलैप बोलेंगे क्योंकि इस तरह का कॉम्बिनेशन फिजिबल नहीं है। और इसको नोट करने के बाद फिर हम लोग आराम से मेंशन कर सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स यूजिंग प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट। अगर हम लोग प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट का कंसिडरेशन लेके चले तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे हो सकता है, एक एक करके हम लोग सारे टाइप के मॉलिक्यूल मेंशन करते जाएंगे। केवल इन चीजों को अभी सुनना है, क्योंकि एक बार इस चीज को सुनेंगे तो आगे बहुत सारी चीजें अपने आप क्लियर होती चली जाएंगी। अच्छा ये मॉलिक्यूल ऐसा बनता है, ये मॉलिक्यूल ऐसे बन सकता है, अपने आप क्लियर होता चला जाएगा। सबसे पहला पार्ट, अगर मान लो H2 मॉलिक्यूल की बात करें तो H2 मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन कर रहा, और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन तो केवल 1s में होता है, 1s में 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में भी 1s में 1 इलेक्ट्रॉन। तो एक चीज तो देख के डायरेक्टली बोल सकते हैं कि हम लोग का जो सिग्मा बॉन्ड है, क्योंकि पहले हम लोग स्ट्रक्चर बनाए, हम लोग उल्टा काम कर रहे हैं। मॉलिक्यूल नेचर में किसी और तरीके से एग्जिस्ट करता है, बट हम लोग जो कंसेप्ट पढ़ रहे हैं उसको उल्टे डायरेक्शन में हम लोग यहाँ पे इम्पोज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले मॉलिक्यूल का लेविस स्ट्रक्चर बनाया तो हमको पहले से मालूम है कि एक सिग्मा बॉन्ड है। अब वो सिग्मा बॉन्ड जो बनाना है वो कैसे बना होगा, तो हेड ऑन ओवरलैप से बना होगा। 1s ऑर्बिटल है और यहाँ भी 1s ऑर्बिटल है, तो सिग्मा बॉन्ड 1s के ओवरलैप से बन रहा है। एक 1s हाइड्रोजन का है, एक 1s हम लोग के दूसरे हाइड्रोजन वाले पार्ट का है। तो 1s के ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड बन गया। मतलब नेचर ऑफ सिग्मा बॉन्ड वर्ड यूज कर सकते हैं। नेचर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, जब भी ये वर्ड आएगा, नेचर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और नेचर ऑफ पाई बॉन्ड, तो इसका मतलब होता है कि हम लोग कौन से ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग के बेसिस पे बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, पहला चीज। तो ये तो पहले ही मालूम पड़ गया कि ऐसा होता है, लेकिन पॉइंट ये है कि हम लोग को इस तरीके से नहीं जानना है इसको। अभी हम लोग को इसका ऑर्बिटल ओवरलैप डायग्राम सीखना है। तो जैसे मान लो कि हम लोग अगर हाइड्रोजन की बात करें तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s है और 1s में केवल एक इलेक्ट्रॉन है। तो जो दूसरा हाइड्रोजन है उसका भी इलेक्ट्रॉन 1s में ही है, तो दूसरा में भी 1s होगा। और दोनों ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक दूसरे के साथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, जो कि एग्जिस्ट कर रहा है, बट एक दूसरे के साथ ऑपोजिट स्पिन के साथ होने चाहिए। हम लोग जब ओवरलैपिंग कराएंगे तो बस जिन दोनों ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग हो रहा है उसको एक बॉक्स में क्लोज कर देंगे। तो ऐसा मान के चलेंगे कि जिन दोनों ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग हो रहा उन दोनों को एक बॉक्स में क्लोज कर रहा है। तो यहाँ से ओवरलैपिंग हो गया, और ओवरलैपिंग होने का मतलब एक कॉमन ऑर्बिटल बनेगा जिसमें पहले वाले का एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे वाले का एक इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है। हम लोग ऐसा मेंशन तो नहीं कर रहे हैं, बट ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसा मानते हुए हम लोग चलते हैं। हम लोग का ये पार्ट ऊपर के साथ ओवरलैप कर गया या ऊपर वाला पार्ट नीचे के साथ ओवरलैप कर गया, कुछ भी हुआ, डायग्राम ऐसा ही कुछ निकल के आने वाला है। तो हम लोगों के हाइड्रोजन का 1s वाले पार्ट का एक इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन के 1s वाले पार्ट के एक इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन किया, और दोनों का स्पिन वाला पार्ट सेम होना चाहिए, सॉरी दोनों का साइन सेम होना चाहिए था, मान के चल रहे हैं पहले ही। और दोनों के इलेक्ट्रॉन जब ओवरलैप करेगा तब उस केस में उस कॉमन एरिया में दोनों इलेक्ट्रॉन्स को आराम से मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का SS ओवरलैप ये डायग्राम हो गया हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए। इस चीज को ऑर्बिटल ओवरलैप का कंसेप्ट मेंशन किया जाता है। नोट करो अभी इस चीज को, पहले और भी मॉलिक्यूल्स बताएंगे तब धीरे धीरे ये चीज अपने आप समझ में आता चला जाए कि हम लोग क्या करना चाह रहे हैं। सभी केवल इस चीज को सीखना है कि हम लोग कर क्या रहे हैं, इस तरह का थ्योरेटिकल पार्ट सीखना है, और उसके बाद सीधा तुमको क्वेश्चन में इस चीज का एप्लीकेशन समझ में आने लग जाएगा। और अगर नेचर ऑफ बॉन्ड निकालना होगा तो इतना तामझाम मत करना, इतना डायग्राम मत बताना, इतना मोमाया मत पढ़ना, सीधा नेचर ऑफ बॉन्ड निकालना होगा तो हम लोग ये देख लेंगे कि कौन कौन से वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स खाली है, सीधा वहां से हम लोग ओवरलैपिंग करा के बॉन्ड बना दिया करते हैं।
सर इस केस में नेचर ऑफ बॉन्ड क्या था? 1s ओवरलैप, 1s सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे। नेचर ऑफ बॉन्ड जब भी बोलेगा तो नेचर ऑफ बॉन्ड मतलब कौन से टाइप का बॉन्ड है, तो उसमें कौन से ऑर्बिटल के ओवरलैप से कौन से टाइप का बॉन्ड बना। तो 1s सिग्मा बॉन्ड, 1s सिग्मा बॉन्ड, 2p सिग्मा बॉन्ड, इस टाइप से नेचर ऑफ बॉन्ड बोलते हैं। 2p पाई बॉन्ड, 2p पाई बॉन्ड। चलो नेक्स्ट मॉलिक्यूल पे ध्यान देते हैं। पहले तो हम तुम लोग को डायरेक्ट आंसर करना बताते हैं कि HCl वाले पार्ट में डायरेक्ट आंसर कैसे बताएंगे। तो केवल ये देखना कि वैलेंस शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, अपना आंसर वहीं से आ जाएगा। तो 1s में तो हाइड्रोजन में तो 1s है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। और क्लोरीन का वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन अगर याद नहीं है तो फ्लोरीन का तो एटलीस्ट याद रखना ही रखना है। जो ऊपर वाला लाइन है सेकेंड पीरियड, इसको रट के रखो, इसको बिल्कुल नहीं बोलना है। क्लोरीन में 2s2 2p5 वैलेंस शेल होता है, तो क्लोरीन वाले पार्ट में 3s2 3p5 लिख सकते हैं। तो 3s में अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन है, अपने काम का नहीं है। 3p वाले पार्ट को अगर कंसिडर करें तो टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 3 4 5। इसका मतलब यहाँ पे एक ऑर्बिटल अपने काम का है और वो भी 3p का। तो क्लोरीन वाले पार्ट में जो हम लोग का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो 3p ऑर्बिटल में है, इसका मतलब इसका 3p ही यूज कर सकते हैं हम लोग, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो एक ही सिग्मा बॉन्ड है, उस सिग्मा बॉन्ड का नेचर 1s 3p ओवरलैप, या सिंपली हम लोग sp सिग्मा बॉन्ड भी बोल सकते हैं। ज्यादा प्रिसाइजली 1s 3p सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे या फिर sp सिग्मा बॉन्ड आराम से बोला जा सकता है। डायग्राम कैसे बनाना है, तो ट्राई करना कि जिसमें जो एटम बड़ा है उसको एक ही जगह रखना, उसके आजू बाजू छोटे एटम्स को डालना, क्योंकि अभी तुम लोग 2 ही एटम डाल रहे हैं, तो ऊपर छोटा एटम डालो नीचे छोटा एटम डालो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बट अगर डायग्राम बड़ा होगा, मॉलिक्यूल बड़ा होगा, तो उसके इसमें सेंटर में बड़े स्पीसीज को रखना और उसके आजू बाजू छोटे छोटे एटम्स को रखना। तो जैसे अगर क्लोरीन के वैलेंस शेल की बात करें, तो क्लोरीन के वैलेंस शेल वाले पार्ट में जो हम लोग का 3s है वो अपने किसी काम का नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है। और अपने 3p वाले पार्ट को अगर कंसिडर करें तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है। तो क्लोरीन में 1 इलेक्ट्रॉन हम लोग का एग्जिस्ट कर रहा है, पॉजिटिव स्पिन या नेगेटिव स्पिन कोई लेना देना नहीं है। फिर उसके बाद हाइड्रोजन की अगर बात करेंगे तो हाइड्रोजन वाले पार्ट में जो हम लोग का इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा उस ऑर्बिटल को, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट है, उस ऑर्बिटल के सामने रखना। तो यहाँ वाले पार्ट में हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए विद अपोजिट स्पिन। और उसके बाद हम लोग आराम से इन दोनों ऑर्बिटल वाले पार्ट का ओवरलैपिंग के लिए इसको बॉक्स में क्लोज कर सकते हैं। बॉक्स में क्लोज करने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट आराम से ऊपर कॉमन ले सकते हैं हम लोग ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग के टाइम पे। तो हम लोग के डायग्राम वाले पार्ट में हम लोग इस टाइप का डायग्राम आराम से मेंशन कर सकते हैं, और यहाँ से हम लोग को ऑर्बिटल ओवरलैप हो गया। अब हम लोग अगर इसके डायग्राम की बात करें तो हम लोग का 3p ऑर्बिटल को हाइड्रोजन के 1s से ओवरलैप कराना है। तो मेरी मर्जी है कि हम लोग px ऑर्बिटल यूज करें या हम लोग py ऑर्बिटल यूज करें। जैसे अगर इसको x डायरेक्शन बोले तो ये px ऑर्बिटल हो गया, अगर इसको y डायरेक्शन बोले तो ये py ऑर्बिटल हो गया, ये z डायरेक्शन बोले तो pz ऑर्बिटल हो गया, अपने मर्जी पे है। तो अगर ये px ऑर्बिटल है और हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल वाला पार्ट, तो आराम से हम लोग का 3p वाले पार्ट का x ऑर्बिटल 1s के साथ कंबाइन किया और कॉमन एरिया में दोनों इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं। डायग्राम ऐसा भी मेंशन कर सकते हैं तो हम लोग कि नहीं, हमको x डायरेक्शन में ओवरलैप नहीं कराना है, हमको y डायरेक्शन में ओवरलैप कराना है। तो py ऑर्बिटल वाला पार्ट हम लोग का वर्टिकल, मतलब ये डायरेक्शन y मानते हुए चलते हैं, तो हम लोग का जो ओवरलैप है वो आराम से py ऑर्बिटल मतलब 3p y ऑर्बिटल और उसके अलावा हाइड्रोजन के 1s के बीच में होगा। कॉमन एरिया में हम लोग दोनों इलेक्ट्रॉन को आराम से प्लेस करते हुए काम कर सकते हैं। इस चीज को हम लोग ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग के लिए मेंशन कर सकते हैं। नोट कर लो इस चीज को, डायग्राम को।
और एक सवाल ध्यान रखना, तुम्हारे स्कूल के एग्जाम में ये पूछेगा, मतलब ये मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन का ऑर्बिटल ओवरलैप डायग्राम बनाओ। हाफ ईयरली में सवाल पूछेगा ही पूछेगा, एक सवाल वही मेंशन करेंगे हम लोग। नॉर्मली O2 और N2 पूछना चाहिए, बट हाँ बोलो। नॉर्मली O2 और N2 पूछना चाहिए, लेकिन हो सकता है O2 और N2 ना पूछ करके कोई दूसरा डायग्राम पूछ ले, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मेरे हिसाब से डायग्राम खुद से मेंशन कर सकते हैं, तो हम नेक्स्ट वाले मॉलिक्यूल पे मूव करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में अगर मान लो हम लोग O2 लेके चलते हैं, तो एक चीज पहले से मालूम है, ऑक्सीजन वाले पार्ट में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है। इस बार हम इसका पहले थियोरेटिकल पार्ट एक्सप्लेन करते हैं, फिर उसके बाद डायरेक्टली कैसे आंसर बोलेंगे इस चीज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड भी और पाई बॉन्ड है। तो एक ऑक्सीजन वाले पार्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर रखें वैलेंस शेल में, तो 2s2 2p4 होता है। और ये हम लोग को पहले से मालूम है कि ऑक्सीजन वाला पार्ट 2 बॉन्ड तो बनाता ही है। तो इस केस में हम लोग का 2s वाले पार्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, और 2p वाले पार्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इस केस में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। जिस दूसरे ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन होना है, इसके भी 2s में इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, अपने काम का नहीं है। और दूसरा 2p वाले पार्ट को अगर कंसिडर करना शुरू करें, तो 2p वाले पार्ट में हम लोग के पास 3 ऑर्बिटल है, एक में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में हम लोग के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसमें एक चीज देखो, अगर ये दोनों एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड है, तो इसका मतलब ये है कि 2 ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं। एक ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा तो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, दूसरा ऑर्बिटल ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बनाएगा। तो इस केस में हम लोग एक ऑर्बिटल का ओवरलैप सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए यूज कर लेते हैं, और दूसरे ऑर्बिटल का जो ओवरलैप है उस चीज को हम पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए यूज कर लेते हैं। 2 एटम्स के बीच में जो 2 ऑर्बिटल्स हैं वो आराम से ओवरलैप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक चीज सोच के देखो, अगर मान लेते हैं कि हम लोग का ये पार्ट PZ था, ये वाला पार्ट PX है, और ये वाला पार्ट PY है, मान के चलते हैं, तो वही ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे जिनका ओरिएंटेशन ठीक है। इसका मतलब सामने वाले पार्ट में भी हम लोग का पहला पार्ट PZ होना चाहिए, दूसरा पार्ट PX होना चाहिए, और तीसरा पार्ट PY होना चाहिए। तो PX के साथ PX ओवरलैप करेगा, PY के साथ PY ओवरलैप करेगा, PX ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, PY ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बनाएगा। ऐसा हम लोग आराम से बोलते हुए काम कर सकते हैं। तो जब हम लोग डायग्राम मेंशन करेंगे, तो डायग्राम वाले पार्ट में हम लोग का एक ऑक्सीजन वाले पार्ट का px ऑर्बिटल दूसरे ऑक्सीजन वाले पार्ट के px ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा। यहाँ तो सिग्मा बॉन्ड बन गया, यहाँ लिख देते हैं हम px ऑर्बिटल और px ऑर्बिटल। बट एक ऑर्बिटल के ओवरलैप के बाद फिर हम लोग का जो py ऑर्बिटल है, ये दूसरे py ऑर्बिटल वाले पार्ट के साथ पाई बॉन्ड का भी ओवरलैप कर रहा है। तो यहाँ से पैरेलल ऑर्बिटल वाले पार्ट का ओवरलैप py और py के लिए मेंशन आराम से कर सकते हैं। और उसमें भी जो p ऑर्बिटल है वो 2 का है, तो 2px y वाले पार्ट में भी 2py मतलब जो सिग्मा बॉन्ड है उसको हम लोग 2p ओवरलैप, और ज्यादा प्रिसाइजली आराम से 2p सिग्मा बॉन्ड बोल सकते हैं। अगर हम लोग पाई बॉन्ड की बात करें तो पाई बॉन्ड भी 2p ही ओवरलैप से बना है, ऐसा मेंशन किया जा सकता है। नोट कर लो। एक ऑर्बिटल हमेशा एक ही ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर पाएगा, उसका ओरिएंटेशन सही होना चाहिए तभी ओवरलैप कर पाएगा। कभी भी एक ऑर्बिटल 2 के साथ ओवरलैप नहीं कर पाएगा। दोनों के इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट स्पिन के साथ होने चाहिए जो भी ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग में जा रहा है। ये हम लोग का O2 मॉलिक्यूल हो गया। अच्छा, एक चीज थोड़ा ध्यान दो, नोट कर लेना। अगर डायरेक्टली बात करना है हम लोगों को, तो डायरेक्टली बात करते हो केवल ये देखना कि हम लोग का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। तो पहले ऑक्सीजन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2p में एग्जिस्ट कर रहा है और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। दूसरे ऑक्सीजन का भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2p में एग्जिस्ट कर रहा है।
तो एक का 2p दूसरे के 2p के साथ आराम से सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। जहां अनपेड इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में वही बॉन्ड बनाएगा, और फिर दूसरा अनपेड इलेक्ट्रॉन दूसरे के साथ कंबाइन करके पाई बॉन्ड बनाएगा। तो हम लोग केवल बिना डायग्राम बनाए, बिना ऑर्बिटल को दिखाए हुए आराम से केवल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख करके भी आंसर वाले पार्ट पे मूव कर सकते हैं। हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी लिखने के, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तक के पार्ट को ही लिखने की जरूरत है। वहां से डायरेक्टली आंसर बता सकते, इतना थ्योरेटिकल पार्ट लिखने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन घर से तुम लोगों को ट्राई करना है। N2 मॉलिक्यूल वाले पार्ट का स्ट्रक्चर हम लोग पूरा का पूरा कंसेप्ट लिखते हुए काम करना है। N2 मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल ओवरलैप डायग्राम क्या होगा, ऑर्बिटल का ओवरलैप इस तरीके से कैसे बनाएंगे, नेचर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड क्या क्या हो सकता है। एक ये पार्ट है जो तुम लोगों को ट्राई करना है खुद से, और इसके अलावा तुम्हारे बुकलेट में कुछ हम होमवर्क दे रहे हैं, उसको ट्राई करना है। बाकी नोट डाउन कर लेना बाद में आराम से, पहले होमवर्क दे देते हैं। केमिकल बॉन्डिंग के पार्ट 1 वाले पार्ट में, पहले वाले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 10 तुमको खुद से ट्राई करना है। एक ये जो टर्म है फॉर्मल चार्जेस, ये फॉर्मल चार्जेस अपने बुकलेट में देखना है। इसका बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, इतना फॉर्मूला खुद से सीखना चाहिए। केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए, हम लोगों को बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन चाहिए, वहां से हम लोग फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हैं। तो इस केस में एक तो ये फॉर्मल चार्जेस वाले पार्ट का फॉर्मूला खुद से सर्च करो, बुकलेट में सबसे शुरुआत में रखा होगा। क्वेश्चन नंबर 10 खुद से सॉल्व करना है तुम लोगों को। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 14, इसमें दिमाग खराब होगा थोड़ा बहुत, ये काफी अच्छा सवाल है, अच्छे से सोच समझ के ट्राई करना है इस चीज को, और बहुत अच्छा सवाल है ताकि ऑर्बिटल के ओवरलैप का पूरा कंसेप्ट समझ पाए, इसलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बाकी क्वेश्चन नंबर 14 आज ही बता दिए तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है तुम लोगों से। सॉरी 15 नंबर, तो क्वेश्चन नंबर 14 और 15 ये दोनों क्वेश्चन ट्राई करने हैं। उसके अलावा बुकलेट 1 में अभी तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, बुकलेट 2 वाले पार्ट में आते हैं हम लोग। बुकलेट 2 वाले पार्ट में बुकलेट 2 वाले पार्ट में आते हैं। बुकलेट 1 में यही 3 क्वेश्चन सॉल्व करना है। फॉर्मल चार्ज तुम लोग जो पहला वाला बुकलेट है उसमें जो थ्योरी दे रखा है उससे आराम से रीड कर सकते हैं, वो सिंपल कंसेप्ट है, केवल छोटा सा फॉर्मूला है, इतना खुद से सीखना है तुम लोगों को। लेविस ऑक्टेट रूल तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 22, ये तो देखते ही अभी भी सवाल बता सकते हैं, ट्राई कर लेना घर से। क्वेश्चन नंबर 22 वाले पार्ट के बाद, अच्छा इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन शुरू हो गया क्या? एक्सरसाइज 2 वाले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4,
5, अच्छा 5 नहीं अभी, हाँ ठीक है 5, 8 नंबर सॉल्व कर ही रखा होगा तुम लोगों ने, 9 नंबर, 10 नंबर, बस इतना ही सवाल है मिसलेनियस में। ओहो 65 नंबर पार्ट 2 में, 66, 68, 83, दो नाम दिखा रहा है, सुन रहा है, एक इधर है ना ये। इसका ऑडियो ऑन है भाई। और आप इतना जल्दी जल्दी क्वेश्चन कैसे पढ़ ले रहे हैं? हम भगवान है। क्वेश्चन नंबर 100, 101, 102, 104, 105, 105 भी अच्छे से सॉल्व करना, ये वही ओवरलैप वाला पार्ट है। 107, 110, 120, तुम लोग को रेजोनेंस वर्ड का आइडिया दिया है क्या? रेजोनेंस वर्ड कहीं भी यूज किया है क्या? बिल्कुल भी नहीं सर। लास्ट अभी नहीं क्लास में भी यूज नहीं किए थे क्या कि ऐसे बेंजीन रिंग एक दे रखा और ये 2 बेंजीन रिंग दे रखा? यस सही बता कहता है। यस सर यस ये जो है ना कि बेंजीन जैसे बेंजीन का 2 स्ट्रक्चर बन सकता है, तो यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट मेंशन कर सकते हैं हम लोग। वैसे कंपाउंड अच्छा ठीक है, यहाँ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड दे रखे, वैसे भी सवाल नहीं दे सकते। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, जिंदगी में मजा आया तुम लोगों को। चलो ठीक है, इतने क्वेश्चंस ट्राई कर लो। इतने क्वेश्चंस के बाद हम लोग आराम से नेक्स्ट क्लास में 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। NH3 मॉलिक्यूल वाले पार्ट के रिगार्डिंग एक सवाल होगा, CH4 मॉलिक्यूल के रिगार्डिंग एक सवाल होगा, और एक सवाल जो
अंशिका पूछी थी कि P2 मॉलिक्यूल क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है, मतलब P डबल बॉन्ड P ट्रिपल बॉन्ड P क्यों नहीं बन सकता है, उस एक पार्टिकुलर सवाल को हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये 3 क्वेश्चन जैसे ही खत्म हो जाएगा, मुश्किल से हमको लगता है 10 मिनट का चीज है, जैसे ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कांसेप्ट डिस्कस करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन कांसेप्ट में भी शुरुआत में कुछ थ्योरी आएगा, फिर उसके बाद बहुत सारे कांसेप्ट चलेंगे, उसमें कुछ कैलकुलेशंस होगा हाइब्रिडाइजेशन के, फिर वेस्पर थ्योरी वाले पार्ट के डिस्कशन करेंगे। अगर किसी को कोई डाउट है तो आराम से पूछ सकता है, और अगर डाउट नहीं है तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं आराम से। बताओ भी किसी को कोई डाउट है? चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। सर सर क्वेश्चन नंबर 237 में जाइए तो एक बार ये वाला क्वेश्चन नंबर 237 कहाँ का? कहाँ का है? बुकलेट 1 बुकलेट 2? बुकलेट 2 पेज 25 पेज 25। 5 ओके, हाँ बोलो। क्वेश्चन नंबर 2। अरे आवाज आ रहा है क्या? सबको बना बना के देखना पड़ेगा हाँ भाई, सर। A to Z ऑप्शन को पहले स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, फिर उसमें जाके चेक करते रहना पड़ेगा। हाँ यही काम करना होता है। और ये सब सवाल आता है प्रीवियस ईयर में, पलट के देखना, बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है इस तरह का। एसएस लिंकेज है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन लिंकेज है, एसओएस लिंकेज है, पीओपी लिंकेज है, पीपी लिंकेज है, बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है। ठीक है सर तो इसका कोई फॉर्मूला ही सब नहीं है? अरे मतलब नालायक आदमी, इतना मार मारेंगे ना। पहले ही बोले थे ना तुमको कि फॉर्मूला नहीं याद रखना है, तुमको ये तरीका, अच्छा हर चीज का फॉर्मूला ही चाहिए तुमको। चलो आज के लिए क्लास एंड करते हैं यहीं पे।